ये 4 मार्क्स है, और फिर नर्सिंग मैनेजमेंट आपका 5 मार्क्स है, बस हो गया। आपका नंबरिंग तो डिवाइड किया हुआ ही है, सब में फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का ही है, उससे ज्यादा नहीं है। डिफाइन जैसे ही रहेगा ना, 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं रहेगा। साइन एंड सिम्टम में आप कर सकते थे एक्यूट क्रोनिक। साइन एंड सिम्टम जैसे देखो, साइन एंड सिम्टम आपका 4 मार्क्स का ना, 4 मार्क्स के लिए बस इतना थोड़ा सा लिखे हैं, है ना, थोड़ा सा ही लिखे हो ना, तो इसको लॉन्ग कर सकते हो अपना माइंड से। जैसे कि एक्यूट में आपका अलग साइन एंड सिम्टम होगा ना, एक्यूट गैस्ट्राइटिस में, और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में अलग साइन एंड सिम्टम होगा, तो वैसे करके लिखो ताकि तुम्हारा आगे जाए, क्योंकि 4 मार्क्स का हमको लिखना है। ऐसे बनता है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन एंड सिम्टम पूछा है तो वो लिख दे, वहां देखो 4 मार्क्स का दिए है, तो आप उसमें भी एक्यूट और क्रोनिक करके दोनों का साइन एंड सिम्टम अलग अलग लिख दीजिए, तो जो आधा पेज और जाएगा, आधा पेज एक्यूट का, आधा पेज क्रोनिक का लिखेंगे तो 1 पेज हो जाएगा। उसमें आप एक्यूट क्रोनिक को ना डिफाइन कर सकते हो कि एक्यूट में आपका लॉन्ग टाइम तक इन्फ्लामेशन रहेगा, और ये एक्यूट में कम टाइम तक रहेगा, क्रोनिक में ज्यादा टाइम तक रहेगा। तो ज्यादा टाइम तक होने की वजह से बहुत सारा आपका कंडीशन हो सकता है साइन एंड सिम्टम। जैसे कि तुम लिखी हो पेशेंट विथ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का अलग से लिखी हो, फिर कंपैरिजन, हाँ कंपैरिजन वाला तुम्हारा सही है। कंपैरिजन जहाँ कहीं भी देगा इतना बहुत है। कंपैरिजन में दोनों साइड, एक साइड ड्यूडेनल एक साइड गैस्ट्रिक लिख के दोनों को पॉइंट बस लिख दीजिए। कंपैरिजन सही लिखे हो। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेट बस 4 लाइन 5 लाइन, 5 नंबर का है। सबसे ज्यादा देख लो 5 नंबर का ही तो एक पॉइंट तुम्हारा 1 मार्क्स का कंटेन करेगा। इसमें डायग्नोसिस बना सकते हो आप, डायग्नोसिस बना के केयर प्लान बना दो, कम से कम 2 केयर प्लान। 5 नंबर का रहता है ना नर्सिंग मैनेजमेंट, तो 5 डायग्नोसिस आपको फॉर्मुलेट करना होता है। 5 डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर दो, 3 एक्चुअल 2 पोटेंशियल, और बाकी फिर 1 एक्चुअल 1 पोटेंशियल का एनसीपी बना दो, उस हो गया 5 नंबर आपका। देख लो ये 2 नंबर में इसका कोई सेंस लग रहा है? चेक करने वाला भी सोचेगा कि लड़की 2 नंबर में लिखी है 2-2 पेज, और 5 नंबर में खाली 5 पॉइंट, कौन हिसाब से देगा वो मार्किंग करेगा? कोई नहीं दिया, बता दिया, अब गलती नहीं होगा, मेरी एग्जाम में गलती नहीं होगा। तो तुम लोग क्वेश्चन अभी पढ़ के एग्जाम नहीं देते हो ना, क्वेश्चन पढ़ के ना। अब चोरी करने के चक्कर में किसी को पता है मार्किंग पे ध्यान भी नहीं जाता है, 2 नंबर में सब पूरा लंबा चौड़ा रगड़ के लिखता है, और अंतिम आता है तो नर्सिंग मैनेजमेंट आता है तो 5 नंबर में सबका 2 लाइन हो जाता है। तो नहीं, ध्यान दे के अरेंजमेंट करके अच्छे से कंटेंट को लिखिए। हाँ, तो फर्स्ट नंबर में तो तुम्हारा पता चल गया। बाकी सेकंड का कौन सा क्वेश्चन है? कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, ये भी आपका डिफिनेशन 2 पॉइंट्स का है। फिर लेफ्ट राइट में कंपेरिजन डिफरेंस करना है 5 नंबर का, और फिर मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट दोनों दिया है, 8 नंबर का है वो भी। 2 नंबर में इतना सारा 1 पेज, चलो ठीक है लिख सकते हो अगर याद रहेगा, उतना टाइम रहेगा तो। बाकी ये डिफरेंसेस सही किए हो, लेफ्ट हार्ट फेल्यूर राइट हार्ट फेल्यूर का। फिर आपका आते हैं मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में एसीई एंजियोटेंसिन बीटा ब्लॉकर्स, मेडिकल मैनेजमेंट तो ठीक है। और फिर से देखो नर्सिंग मैनेजमेंट लिखी है 5 पॉइंट, 8 नंबर तुमको कौन हिसाब से देगा ये इतना थोड़ा सा में? थोड़ा तो देखो ना, मेडिकल नर्सिंग मिला के दोनों 8 मार्क्स का है ना, फिर भी तुम्हारा कितना जाएगा? बहुत तो 1 पेज में तुम्हारा हो जाएगा। यस भैया, तो ठीक है, वो एक डायग्नोसिस डाल के केयर प्लान नर्सिंग मैनेजमेंट में 2-4 जैसे लिखी हो ना 4 पॉइंट, वैसे 4 पॉइंट लिख देना, उसके बाद डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर देना, और भी एक्चुअल और पोटेंशियल लिख के डालना, बस उसमें केयर प्लान बना दो। या ऐसे सही है, ऐसे रिवीजन करने से तुम लोग को एग्जाम में आइडिया भी आ जाएगा कि कैसे मतलब लिखे ताकि मार्किंग बढ़े। और ये सब डायग्नोसिस पर खुद से फार्मुलेट करके बनाने का लिखो और कोशिश करो, ये टाइम बचेगा, टाइम मैनेजमेंट होगा। या तो
चलिए अब तो बहुत लोग आ गए। वेट थोड़ा देर हम चेक कर लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी दिया है, रेनल फेलियर, नर्सिंग केयर प्लान ऑफ ए पेशेंट। ऐसे जानते हो हम लोग को तो बोला गया था कि नर्सिंग मैनेजमेंट जहाँ भी लिखा रहे केयर प्लान बनाना है, लेकिन एक मैम बोली थी कि आपको केयर प्लान वहीं बनाना है जहाँ केयर प्लान आपको दिया हुआ रहे। सिर्फ डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में, लेकिन केयर प्लान नहीं बनाना। बना भी सकते हो, अगर जिसको नॉलेज है कि 5 मिनट में बना सकते हैं तो बना भी लेता है। ऐसे तुम्हारा थर्ड वाला नंबर वाला क्वेश्चन देख रहे हो रिया, उसमें दे रहा है ना नर्सिंग केयर प्लान आपको फॉर्मुलेट करना है। ऐसा फॉर्मुलेट करने के लिए दिया हुआ रहता है, लेकिन हम लोग की मैम बोलती थी कि मैनेजमेंट दिया हुआ है तो उसमें फॉर्मुलेट कर ही लेना सही रहता है। कभी कोई चेक करने वाला रहा कि उसको डायग्नोसिस जरूरी, एनसीपी जरूरी खोजता है, तो वैसे में तुम्हारा मार्क्स नहीं काटेगा, दे देगा। पैथोफिजियोलॉजी ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान फॉर्मुलेट की है। ऐसे फॉर्मुलेट नहीं करना, एक पेज पूरा लेना फॉर्मुलेट करने में। डायग्नोसिस एक ही बनाई हो, इसमें भी डायग्नोसिस 2-3 बना था ना, और एक को या दो को करना एक्सप्लेन, क्योंकि ये हमको लगता है 15 कितना 4, 2, 6 मार्क्स का 9 मार्क्स का होगा ना। हाँ 9 मार्क्स का है तो 2 केयर प्लान बनेगा रिया, और दोनों केयर प्लान एकदम फ्रेश पेज में, एकदम सादा। कितना भी आपको पेज बचा रहे, आधा पेज भी बचा हुआ रहेगा ना, कुछ कुछ छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट पेज में एकदम पूरा क्लीन से पूरा एक पेज में एकदम फॉर्मुलेट कीजिए नर्सिंग केयर प्लान, कॉलम बनाइए और आराम से उसमें बस लिखिए कि चेक करने वाला को इजी रहे। इससे तुम जो आगे पीछे लिखी हो कितना पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। इवैल्यूएशन देखो नीचे लिख दी है, इसको कॉलम से हटा के नीचे गया है। जगह सही। तो ये सब थोड़ा एग्जाम में देख लेना। बाकी लोग को समझ में आ रहा है ना, सब लोग देख रहे हो पीडीएफ, किसी को सिर्फ नहीं बता रहे, सारे लोग समझ लेना कौन कौन ऐड है। वंदना, अमरजीत, कल्पना, सृष्टि, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। ये रिया जो स्लाइड भेजी है उसको देखिए पहले। एनेस्थेसिया का टाइप्स है, वेरियस स्टेजेस एंड अ पेशेंट गोस थ्रू जनरल एनेस्थेसिया। डायरेक्ट लिखा है, क्वेश्चन मेंशन ही नहीं करा है। नहीं ये क्वेश्चन भी तुम्हारा इसके जैसा है, फार्मा का लग रहा है, जनरल रीजनल लोकल। वो एनेस्थेसिया दोनों का एग्जाम्पल नहीं दे दी। ये ड्रग का एग्जाम्पल दे सकते, एमएसएन है तो नहीं भी दिए वो तो ठीक है। अगर नॉलेज रहेगा तो लिख देना एग्जाम्पल ड्रग का, या तो साइट कौन सा साइट पे दे सकते हैं, कब दे सकते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दे सकते हो कि लोकल एनेस्थेसिया कब यूज करेंगे, रीजनल एनेस्थेसिया कब यूज करेंगे। ये स्टेजेस हो गया। ठीक है, एनेस्थेसिया वाला तो सही लिखो, लेकिन लास्ट क्वेश्चन का क्या था? लोकल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया का तुम कहाँ ये की हो? लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा? फर्स्ट क्वेश्चन तो तुम्हारा है कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस। 7 नंबर में ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारा कंटेन कर रहा है, तो वेरियस स्टेजेस तो तुम चलो लिखे हो 1 2 1 2 3 कौन सा कितना स्टेजेस लिखे हो? इसका तीन स्टेजेस है, होते हैं ना, जनरल रीजनल है और ये है लोकल है। लोकल एनेस्थेसिया फिर जनरल एनेस्थेसिया। अच्छा चलो 4 स्टेजेस होता है ना, यहाँ से दिया हुआ है। हाँ लिखे हो। तो सिर्फ तुम स्टेजेस की है, उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? कॉमा दिख रहा है, उसके बाद क्वेश्चन है वो। ये तो तुम स्टेजेस की, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और है, क्या दिया है? स्टेज ऑफ पेशेंट गोज थ्रू ड्यूरिंग जनरल एनेस्थेसिया। और ये क्वेश्चन जानते हो तुम वेरियस स्टेजेस तो लिखे, उसके बाद तुमको कंपैरिजन करना है। जनरल एनेस्थेसिया के ड्यूरिंग वो किया हुआ तो वही तो डाले थे हम। जनरल नहीं, स्टेजेस तो तुम डाले हो, नॉर्मल स्टेजेस हैं जो कि सारे में होता है, लेकिन ये तुमको पूछ रहा है कि एक पेशेंट को जनरल एनेस्थेसिया हम लोग दे रहे हैं तो वो कौन कौन सा स्टेजेस से होगा, उसको कौन कौन सा स्टेजेस आएगा, वो क्वेश्चन है।
तो वेरियस स्टेजेस तो तुम डाल दिए हो तो ठीक ही हो। उसके बाद वाला क्वेश्चन का क्या है, एक पेशेंट जो आपका जनरल एनेस्थेसिया के लिए उसको दिया जा रहा है तो उसमें कौन कौन सा स्टेज आएगा, उसको एक्सप्लेन करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। डायबिटीज में मेलाइटस, पैथोफिजियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम मिला करके 5 नंबर है, और फिर मैनेजमेंट 8 नंबर का है। पैथोफिजियोलॉजी डायबिटीज मेलाइटस, तुम्हारा डेफिनेशन तो 2 नंबर वाला देख देख के रिया एकदम एक एक पेज का लेके है। चलो ये ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी साइन एंड सिम्टम ठीक है, और फिर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस देखो 2 नंबर का एक पेज, और 8 नंबर वाला रिया आधा पेज। क्वेश्चन जो चेक करेगा ना वो तो बोलेगा कि इसको लगता है 2 नंबर वाला में ज्यादा शौक है। प्रॉमिस तोड़ दी। क्या? नहीं कुछ। हाँ तो क्योंकि ये रिया कैसे सही जि- है, बस मार्किंग के हिसाब से थोड़ा है प्रॉब्लम। थोड़ा गलती होता है, हम कर लेंगे। एग्जाम में थोड़ा मार्किंग देख के लिखना। तुम ही लोग सोचो ना, ग्रुप सी का हम लोग 4 लाइन 5 लाइन से ज्यादा लिखते हो नहीं ना, तो नहीं फिर लिखना है। हाँ नहीं लिखते 15 हैं, मार्क्स टाइम बचाना होता है ना लिखे। उसमें। अगर अगर छोटा टाइम क्वेश्चन का अगर लिख मैनेजमेंट है ना। देंगे उसमें भी छोटा क्वेश्चन का ये ज्यादा, जैसे कि 3-4 लाइन लिखना है, 5 लाइन लिखना है, उसको ज्यादा लिखेंगे तो टाइम किल हो रहा है वहाँ पे ना। हाँ, और टाइम किल नहीं है, टाइम किल हो रहा है ऊपर से अगर 8 नंबर में आप ज्यादा लिखते हो ना तो मार्किंग उतने का टाइम रहता है। आप 5 लाइन के जगह पे 15 लाइन लिखे हो तो चेक करने वाला भी सोचेगा नहीं 7 मार्क्स में ये मैक्सिमम 1 पेज लिखा है, 2 पेज लिखा है तो चलो सही है, वैसे ही मार्किंग देता है। कॉलेज वालों की पता नहीं एनसीपी पता नहीं किस तरीके से बोल रहा है, हमको आज कल्पना बोल रही थी। क्या एनसीपी किस तरीके से, मतलब कल्पना बताओ ना कैसे बोल रहा था कल कॉलेज में। अरे वो एनसीपी कॉलेज में बनाना रहता है ना, तो मतलब एग्जाम में इम्प्लीमेंटेशन का कॉलम बनाना, सारे का कॉलम छोड़ने का गलती मत करना। हम लोग ना एमएसएन के एग्जाम में कॉलम छोड़ के आए थे तो हम लोग की मैम ही गई थी कॉपी चेक करने, तो वो फिर आके बोली कि नहीं छोड़ना होता है, आप बनाओ सारा कॉलम। प्रोजेक्ट में बोला है बनाने के लिए। अच्छा प्रोजेक्ट, हमको लगा एग्जाम का पूछना। नहीं एग्जाम के पर्पस में भी एनसीपी में बता दे रहे कॉलम 7 तक बनाना, ठीक है ना पूरा, बस उसमें फिल नहीं करना, कुछ इम्प्लीमेंटेशन फिल नहीं करना, असेसमेंट फिल नहीं करना, बाकी आपका डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन 5 कॉलम फिल होगा, 2 कॉलम खाली रह जाएगा, इम्पोर्टेंट छोड़ देना उसको। क्या क्या खाली रह जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन और असेसमेंट। लिख लो, एग्जाम में ध्यान में रखना, ये 2 कॉलम डालना, कॉलम सारा, बस ये दोनों को इम्पटी रखना ताकि चेक करने वाले को न देखते के साथ समझ में आ जाए कि नहीं आपको कॉलम सारे पता है नर्सिंग केयर प्लान का। कभी कभी एग्जामिनर के माइंड में हो जाता है ना कि लगता है ये स्टूडेंट्स को नहीं पता है इसीलिए वो नहीं डाला, क्योंकि डिपेंड करता है आपको चेक करने वाला पे कैसा उसका माइंड है। छोड़ने का कारण ना वो इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि एग्जाम में हम लोग लिखते हैं ना तो वहाँ पे पेशेंट नहीं रहता है ना, ऐसे आपका केयर प्लान बनता है ट्रीटमेंट करने के दौरान, आप एक पेशेंट को ठीक करने के लिए हम केयर प्लान बना रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पे एग्जाम में ऐसा मैम लोग बोलती थी कि इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम पेशेंट को दे रहे हैं, तो यानी आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आपको वहाँ पे बताएगा कि आप इमेजिन करके केयर प्लान बनाइए, इसीलिए। और असेसमेंट में ज्यादा है तो ऑब्जर्वेशन वाला बना सकते हो, सब्जेक्टिव डाटा नहीं लिखोगे, ऑब्जेक्टिव डाटा लिख सकते हो, इसलिए तो बोल रहे कॉलम बना देना, बाकी रैशनल लिखना, इम्प्लीमेंटेशन छोड़ देना। लिख भी सकते हो, हम लोग तो सारा लिख देते थे कि कोई में टाइम अगर नहीं है तो छोड़ ही देते थे कि चलो टाइम नहीं है लिखेंगे क्या, छोड़ देते थे, और अगर टाइम रहता था तो आराम से फिल करते थे पूरा में। एक तरह से सोचो तो टाइम भी बचता है, लेकिन मेन रीजन वही है क्योंकि वहां पे आपका पेशेंट नहीं है, आपको इमेजिन करके बनाना है। तो ये कुछ था, अब डिस्कशन कर लो रिया। अच्छा क्या कल्पना भी माइक ऑन की थी ना, बता रही थी ना क्या मिला है प्रोजेक्ट में, वो
जैसे हाँ दी, किस तरह से मतलब बनाएंगे? ओटी वाला ना? प्रोजेक्ट वाला, वो नहीं, केयर OT प्लान भी पता नहीं क्या तो बोल केयर रही है। प्लान का। केयर प्लान का तो केयर प्लान का फॉर्मेट नहीं है आप लोग के पास? नहीं, कॉलेज वाला पता नहीं किस तरीके से बोला है बनाने के लिए। क्या वही ना, बायोग्राफिक डाटा पहले ना, उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। हाँ दी। हाँ तब वही ना बनता गई ही, थी। वही फॉर्मेट ही है आपका केयर प्लान का। कॉलेज वाला क्या बोलेगा, वही फॉर्मेट हर जगह अप्लाई होता है। नहीं पता था। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे थे तो तुम लोग को बोले थे क्लास ज्वाइन करने, कौन किया था? रोहित किया था, रिया तुम भी किए थे, सृष्टि की नहीं, थी। हम नहीं किए थे। वही आपका केयर प्लान का हम फॉर्मेट बता रहे थे, फर्स्ट ईयर को हम बता चुके हैं। और आप लोग का केयर प्लान कॉलेज वाला बोल रहा है तो बोलते ये फॉर्मेट नहीं पता है, फॉर्मेट से बनता है। पहले पेशेंट का डेमोग्राफिक बायोग्राफिक डाटा रहता है, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, सारा आपका रहेगा बायोग्राफिक डाटा अबाउट पेशेंट। उसके बाद पेशेंट का कंप्लेन, चीफ कंप्लेन, पेशेंट क्या कंप्लेन लेकर है, पास्ट हिस्ट्री पेशेंट का, प्रेजेंट हिस्ट्री पेशेंट का, मतलब सारा हिस्ट्री पेशेंट से ले लेना है, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री बनाना है, तब जाकर के आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। ऐसे बनता है केयर प्लान। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का हेड टू टो लिखेंगे, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते टाइम आपको क्या क्या डिमेरिट मिला है पेशेंट में, तब जाके पेशेंट का वो बनता है ट्रीटमेंट चार्ट। पहले ये मेडिकेशन चार्ट, तब जाकर के डायग्नोसिस और एक्चुअल पोटेंशियल दोनों, और दो केयर प्लान आपका बनेगा, बस एनसीपी, 2 केयर प्लान, लास्ट में जाकर के आपका बिब्लियोग्राफी हो गया, केयर प्लान बन गया। आपके इसके लिए पहले डिजीज कंडीशन सोचना पड़ेगा आप लोग को, कौन से डिजीज पे आपको बनाना है केयर प्लान। एमएसएन का बुक उठाओ और डिजीज कंडीशन सोचो, फॉर्मेट भेज देंगे। ये फॉर्मेट भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, हम फॉर्मेट भेज देंगे, बस उसी पे आपको पेशेंट का नेम वगैरह चेंज करना होगा। सारे लोग एक ही मत लिखना, पेशेंट का नाम वगैरह चेंज कर देना, पेशेंट का फादर्स नेम, मदर्स नेम, पेशेंट का एज, सारा कुछ चेंज कर सकते हो। और डायग्नोसिस जो आप लिखिएगा वो आपको लिखना पड़ेगा, जो डिजीज लीजिएगा, डायबिटीज में लाइटस लेना है तो वो डालिए, कुछ भी लिख सकते हो, रेनल फेलुअर, हार्ट फेलुअर, अस्थमा, कुछ भी आपको, कोई भी डायग्नोसिस, मतलब कोई भी डिजीज कंडीशन रहना चाहिए, कोई भी डिजीज कंडीशन पे बन। इतना सारा तुम लोग रेस्पिरेशन में पड़े है ना, एम्फाइजेमा, एटलैक्टेसिस, किसी पे भी बन जाएगा, किसी पे भी ले लीजिए, सीओपीडी, ट्यूबरकुलोसिस, सारे पे। ये बोले थे 2 मेडिकल और 2 सर्जिकल का बनाना। केयर प्लान और में केस, अच्छा क्या क्या था, केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, क्या था तीनों में से? तीनों को फॉर्मेट अलग है, केयर प्लान, केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन, ये केयर प्लान था बस। केयर प्लान हाँ, सब तो इजी है, केयर प्लान वाला इजी है, केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन अलग होता है। उसको आपको डिजीज कंडीशन बोले ना दी कि नर्सिंग डायग्नोसिस 4 लिखना, तो वो 4 का फिर एनसीपी बनाएंगे, जिस तरीके से कॉलम बनाए थे हम लोग उसी तरीके से बनाना है ना। हाँ वही लास्ट में वो बनता है। पहले मेडिकेशन चार्ट ये सब आपको बनाना पड़ेगा, पेशेंट को उस डिजीज के रिगार्डिंग कौन कौन सा ड्रग दे रहे हो उसका भी बनता है। और डायग्नोसिस भी आपका बनेगा, पेशेंट को क्या क्या लैब डायग्नोसिस करवाए हो, ब्लड टेस्ट जो भी करवाए हो, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और कितना टेस्ट होता है ना, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सारे आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के एनसीपी बनेगा। डायग्नोसिस पहले तब एनसीपी। अच्छा 4 मैम बोली हैं, तब तो ज्यादा, हम लोग का 3 था, 2 एक्चुअल और 1 पोटेंशियल पे डायग्नोसिस बनाना था। उसका बिब्लियोग्राफी आपका रहता है, या तो समरी रहेगा, समरी रहेगा। केयर प्लान 2 चलेगा मैम, तो बोले कि नहीं 4 बनाइएगा। अच्छा तो है, बोल देती है, बाकी लास्ट में ना, लास्ट में कंक्लूजन बनता है। केयर प्लान देखो 3 दिन का बनता है, 3 दिन का केयर प्लान बनता है। तो 3 दिन में अगर एक केयर प्लान भी आप बना रहे हो तो 3 केयर प्लान होता है वैसे में। तो आप लोग के पास 4 केयर प्लान बोली है, तो मतलब 4 डेज का होगा, 4 डेज केयर होगा। लास्ट में लिखना होता है कि आपने फॉर्मेट मांगे तो बोले कि मेरा है नहीं, फिर एक और मैम तो ऐसा अनचका है जैसे लगता है बनाया ही नहीं है।
नहीं, हम लोग तो फर्स्ट ईयर से ही बना रहे हैं। फर्स्ट ईयर वाले को भी नहीं, फर्स्ट ईयर वाले को नहीं मिला, हम लोग को फर्स्ट ईयर से ही मिला था। अच्छा, हम फॉर्मेट आप लोग को फॉरवर्ड कर देंगे। अभी आप थोड़ा डिस्कशन कर लीजिए, हम भेज देंगे। बाकी डिजीज कंडीशन तुम लोग लेके अपना बना लेना। अभी सबके कॉलेज में असाइनमेंट ही मांगा जा रहा। हम लोग को भी बोला गया है ओबीजी फाइल रेडी करके लाना है कॉलेज में। मंडे तो आज ही था ना, 5 तारीख को बोली है चेकअप करवाने, सब चेक करवाना है फाइल वगैरह। चलिए आप लोग रिवीजन कीजिए, स्टार्ट कीजिए। रिया रिया स्टार्ट कर सकते हो, बाकी सारे लोग मिल के रिविजन कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना सारे लोग को? कौन बोला था माइक ऑन रखेंगे? अमरजीत, माइक ऑफ नहीं रहेगा किसी का, कोई नहीं बोलेगा, सारे लोग बोलेगा। किसी एक पे छोड़ा ना तो देखो। और कुछ पूछना है? हो गया ना क्लियर कैसे लिखना है एग्जाम में? क्वेश्चन आराम से पढ़ना, सारे लोग मार्किंग देख के आंसरिंग करना। इन्हें के अंधाधुन चोरी करने के चक्कर में कुछ दिखे ना दाया बाया। स्क्रीन शेयर कीजिए रिया। दी आप कर दीजिए उधर से, मेरा थोड़ा सा नेट का इशू है। अच्छे कर दे। तो वेट करो। प्रैक्टिकल कॉपी तुम लोग को प्रैक्टिकल किस चीज का मिला है? विकी पूछ रहा है प्रैक्टिकल कॉपी। किस चीज का प्रैक्टिकल? किस चीज का प्रैक्टिकल मिला है विकी? ये क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे, मिला है। अरे नहीं, ये खुद तो लिखा है, हम गलत कहाँ पढ़ रहे हैं? देखो तो प्रैक्टिकल कॉपी लिखा तो है। वो असाइनमेंट के बारे में ही पूछ रहा होगा। अच्छा विक्की ने, अमरजीत आप बताए नहीं थे, आपके साथ है ना विक्की? हाँ तो और आज के बाद ये देखो, ये गलती नहीं करना। अभी जो रिया की थी ना, बिना मार्किंग देख के वो लंबा चौड़ा जो लिख के लाई थी, वो तुम लोग देख के थोड़ा मार्किंग देख के आराम से बना के लाना। ज्यादा कम भी नहीं रहना। 2 मार्क्स का बोले तो 2 लाइन मत लिख के लाना, मैक्सिमम 5 लाइन 10 लाइन बहुत है। चलिए रिया, डिफाइन गैस्ट्राइटिस है, बताइए डेफिनेशन। गैस्ट्राइटिस में क्या क्या लिख सकते हैं? गैस्ट्राइटिस है जो एक कॉमन जीआईटी प्रॉब्लम है। जीआईटी का मतलब तो पता ही होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन। पता है। माइक ऑफ किसने सारे लोग का? आगे बताइए रिया। gastritis is an inflammation of a gastric mucosa. हर किसी को पता है गैस्ट्राइटिस का मतलब, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ही होता है। तो इन्फ्लामेशन है जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में हो जाता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या होता है? एक लेयर, मतलब मेम्ब्रेन लेयर होता है स्टमक का, जो उसी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। गैस्ट्राइटिस उसी को बोलते हैं। क्या? कौन सा लेयर? स्टोमक का 3 लेयर है ना? हम उसका 3 यही बताएगी। और लोग तो पढ़ा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को रिवीजन हुआ है ना। मिकोजा लिखा हुआ, मिकोजा कहाँ प्रेजेंट होता है?
स्टमक नहीं। स्टोमक में कहाँ? बस अपर, इनर, मिडिल कहीं तो होगा ना। तुम लोग को फिलहाल में डाइजेस्टिव सिस्टम रिवीजन का भी नहीं पता है, तो एग्जाम में लगता है कि एक लाइन भी लिख सकते हो। चोरी करेंगे ना मैम। कहाँ होता है चोरी करने आधा घंटा नहीं देगा ना, तो रोते रहना। 2 घंटा का कॉलेज में टाइम मिला है, सोच लो, उससे भी थोड़ा माइंड लगा लो। 2 घंटा मिला नहीं, 1 घंटा में बच्चा कॉपी जमा करके चल जाएगा। इनर मोस्ट बढ़िया लेयर है, ये। वही करके दो। फिर भी नहीं होता है दी यहाँ पे, मतलब हाँ वहाँ पे में भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा, जब वो लिखे तो बच्चा लग को रहा दिखता था। है, और वैसा बच्चा टॉप में देखा है। क्या बोल, कुछ नहीं बता दिए, इतना आसान नहीं है। प्रियंका मैम चल जाएगी माता से। पहले बताइए क्वेश्चन का बताइए। बिकिम ऑफ करो। इनर मोस्ट लेयर में होता है ना म्यूकोसा। हाँ, आप आगे बढ़ जाओ। हाँ सही है, आगे बताइए। Gastritis can broadly divide into two parts: chronic gastritis and acute and chronic gastritis. Acute gastritis is a sudden inflammation of the lining of the stomach. जो acute gastritis है, जो sudden मतलब अचानक से inflammation हो जाता है स्टमक के lining पे, मतलब एक्सटर्नल पार्ट, स्टमक का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसमें सडन इन्फ्लामेशन हो जाता है। Acute gastritis can be divided into 3 parts: acute superficial gastritis, acute erosive gastritis, acute gastritic ulceration. ठीक है। Sign and symptom of gastritis: abdominal pain and burning. जब एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है तो बर्निंग, मतलब पेन होगा एब्डोमिनल में, और बर्निंग मतलब कि जलन भी एक होता है। वेट लॉस हो जाएगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा। बनना, एनोरेक्सिया का मीनिंग बताओ, बनना है लॉस ऑफ एपेटाइट। नोजिया, वॉमिटिंग होगा। हिकअप्स जो हिचकी आता है। हाँ। चेस्ट पेन भी होगा। द मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस आर। का अच्छा, सीवियर गैस्ट्राइटिस कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग। जब सीवियर गैस्ट्राइटिस हो जाएगा इसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब हमारा जो लाइफ खतरे में भी आ सकता है इसके वजह से। The most common cause of acute gastritis are NSAID drug और corticosteroids, non-steroidal anti-inflammatory ड्रग की यूज के वजह से भी ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के वजह से भी। ठीक है, आगे बताइए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज एच पाइलोरी, ये इन्फेक्शन की वजह से मतलब काउज करता है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से। हाँ, एच पाइलोरी बैक्टीरिया। हाँ। और एक्सेसिव कंजप्शन। क्या पूछे हो? फुल फॉर्म रोहित से पूछे, एच पाइलोरी का। अच्छा, ये एच से वही आता है ना, हेली कुछ करके था। बोलो, क्योंकि आई थिंक हम लोग को फुल फॉर्म में ही लिखना सही रहेगा। हाँ वो सही है। हाँ, शॉर्ट फॉर्म मत यूज कीजिएगा। एच पाइलोरी हेलिकॉप्टर।
अरे हेलीकॉप्टर से भी याद रखो रोहित, शॉर्ट फॉर्म याद रखो हेलीकॉप्टर से, नहीं याद होता है तो। अरे हेलीकॉप्टर लिख देना ना, खुश हो जाएगा। अब यहाँ इन्हें क्या हेलीकॉप्टर बताया तो वहाँ एग्जाम में हेलीकॉप्टर ही लिख देना। लिख देगा तो समझ हो जाएगा। गया। चोरी करके भी दोनों सब लिखा है हेलीकॉप्टर। लेकिन हेलीकॉप्टर लिखेंगे ना तो लगेगा कि बच्चा याद किया है, कॉपी से ऐसी छापा नहीं है। वो हाँ गलती बस लिखेंगे। वहाँ पे पी लिखा जाएगा तो सोचेगा शायद बी की जगह पे पी कर दिया होगा बेचारा बच्चा। है ना। अब आगे बोलो। और ज्यादा शराब पी लेगा तो एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। हाँ, जब ज्यादा अल्कोहल का यूज करने पे भी ये होता है एक्यूट gastritis. It is an inflammation of the lining of stomach that occurs gradually and persists for the prolonged time. परसिस्ट लिखो। हाँ, हाँ. It is an inflammation of lining of the stomach. ये भी stomach के lining मतलब lining होता है और lining में होता है occur gradually and persist for a prolonged time. ये बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम से जब मतलब कि परसिस्ट होता है, इसकी वजह से वे क्रोनिक हो जाता है। देखो परसिस्ट हो रहा है ना, मतलब लगातार होते रहता है वो चीज, मतलब कंटिन्यू हो होता है लंबे टाइम, रेगुलर टाइम। हाँ, chronic gastritis is divided into 3 parts: टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। इतना अगर हम नहीं लिखते, थोड़ा सा लिखते तो इतना बताना भी नहीं पड़ता। अच्छा ठीक। देख लो अपने फंसी हो। टाइप ए is caused by your immune system destroying the stomach cell. टाइप है जो काउज करता है इम्यून सिस्टम को, वहाँ डिस्ट्रॉय करता है। जो हमारे स्टमक में इम्यून सिस्टम होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है टाइप ए। एंड इट कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ विटामिन डिफिशियंसी, एनीमिया एंड कैंसर। एनीमिया है रे। एनीमिया ही तो बोल रहे हैं, और क्या बोले? ठीक है पर सब। हाँ, इट कैन इंक्रीज योर रिस्क, मतलब ये विटामिन डिफिशियंसी, एनीमिया और कैंसर होने का चांसेस बन सकता है, मतलब इसका इंक्रीज कर सकता है चांस इसकी वजह से। टाइप अब विटामिन का डिफिशियंसी रहेगा, एनीमिया यानी हो गया वो तुम्हारा लैक ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड की कमी हुआ एनीमिया का टाइप्स भी है, विटामिन डिफिशियंसी तो होगा ही। आयरन। और कैंसर कैसे होगा? जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो फिर वो सेल को, ऐसे भी टिश्यू सेल को जब डिस्ट्रॉय करेगा तो कैंसर काउज करेगा। करेंगे। क्या आवाज कट रहा है मेरा? हाँ, पता नहीं जा रहा है अब। हाँ बोलो। ठीक है अभी। सेल बार बार पेनिट्रेट होगा ना कोई भी चीज का, तो ऑन्कोजेन को एक्टिवेट कर देता है। जैसे एक्टिवेट होगा तो वहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके कारण से हो सकते हैं। Type B, the most common type is caused by Helicobacter pylori bacteria and can cause stomach ulcer, intestinal ulcer and cancer. टाइप बी है जो मोस्ट कॉमन काउज है हेलीकॉप्टर पाइलोरी बैक्टीरिया को काउज करता है। कोबैक्टर बोलो ना। एंड कैन काउज स्टमक अल्सर, और ये स्टमक अल्सर को भी काउज कर सकता है, और इंटेस्टाइनल अल्सर को भी, और कैंसर को भी। केमिकल इरिटेंट हो जाएगा सी में। क्या? हाँ सी बोला, टाइप सी हुआ ना। Type C is caused by chemical irritants like NSAID, alcohol or bile, and it can also cause stomach lining, erosion and bleeding. Type C है जो chemical irritant, मतलब chemical को irritate कर देता है, मतलब जैसे NSAID को यूज करने से, अल्कोहल को यूज करने से,
और बाइल बाइल क्या है? बाइल क्या है पता नहीं। बाइल अरे देख लो। एक सेकेंड, नहीं हमको लगा बाइल कोई मतलब वो होता है ना, बाइल अरे एसिड तो बाइल कहता होता है है जो हमको। वो तुम्हारा जूस सिक्रीट करता है ना वहां से। हाँ अगर बाइल एसिड बोलिए एसिड बाइल को, कहते हैं। बाइल लोहे का अल्कलाइन सीक्रेट नेचर। करता है। बाइल अरे वो होता है ना, लीवर से होता है ना। हाँ। बाइल जूस होता है। हाँ बाइल जूस सिक्रेट करता है हमारे लीवर से। लीवर से। बाइल डक्ट। एंड इट कैन ऑल्सो काउज स्टमक लाइनिंग, और ये ऑल्सो काउज करता है स्टमक लाइनिंग इरोजन एंड ब्लीडिंग। मतलब स्टमक लाइनिंग में ब्लीडिंग हो जाएगा। इरोजन इरोजन का मीनिंग, इरोजन का क्या होता है अभी नहीं पता। स्टमक लाइनिंग इरोजन एंड ब्लीडिंग क्या होगा? स्टमक का जो लाइनिंग है उसका क्या होता है? इरोजन होना मतलब वो होता है ना, इंजरी होता है तो छिल जाता है ना, उसको बोलते हैं इरोजन। ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम पता है? बाकी लोग माइक ऑफ कैसे है? मम्मी ट्रीटमेंट ऑफ acute and chronic gastritis, एंटासिड्स में क्या क्या होता है? कुछ दिन पहले भी तो मतलब बताया गया है। एंटासिड में कौन कौन सा ड्रग आता है? हेलो, कौन कौन सा ड्रग आएगा एंटासिड में? एंटासिड जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, वैसा में कौन सा ड्रग था? अति ये तो आ जाएगा आपका क्या उसको बोलते हैं, याद आ रहा है। तुमको देखते कितना देर में याद आता है। विकी हेडफोन लगा के पढ़ रहे हो तो इसका क्लास डिस्टर्ब करता है। हेडफोन लगा के पढ़ रहा है तो थोड़ा निकाल के आओ ना, जब पता है हेडफोन लगाने से इको होता है तो फिर। हो गया आगे? एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं पता है होता है ना, एंटासिड इन लोगों को नहीं एल्युमिनियम पता है। हाइड्रोक्साइड होता है। NaCl सब इसी में आएगा ना मैम। कौन कौन सा? फ्लूइड जो हम लोग देते हैं। फ्लूइड नहीं है, एंटा एसिड में वैसा चीज आता है जो हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए लेते हैं। तो एसिड आपका पेप्टिक अल्सर में ले रहे हैं ना, गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर है। तो पेप्टिक अल्सर में जो हम लोग को हाईली एसिड नेचर हो जाता है स्टमक, उसको अल्कलाइन न्यूट्रल करने के लिए क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। जैसे रेंटिडिन वगैरह आता है ना, यही ना। और इनो जो पीते हो, इनो में भी क्या रहता है? सोडियम करके, सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, इसीलिए वो आपका इनो जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। जितना भी बेस है, सोडियम पोटासियम, ये सारा आपका हम लोग लेते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंटा एसिड में वही सब आपका आता है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, इसमें रेनिटिडीन आ जाएगा, सिमिडिडीन आ जाएगा। प्रोटोन पंप इनहिबिटर, इसमें एमेप्राजोल सॉरी, ठीक है। साइन एंड सिम्टम ऑफ गैस्ट्राइटिस। There are no any symptoms shown in many people, but however the most common symptoms include, बहुत ऐसा है कि बहुत सारे ऐसा पीपल है जिसमें कि सिम्टम शोन नहीं करते हैं जब गैस्ट्राइटिस होता है तो, बट यहाँ पे मोस्ट कॉमन सिम्टम इंक्लूड है
इससे इन लोग से पूछिए ना, डिस्कशन कीजिए क्या क्या सिम्टम है। अब तो गैस्ट्राइटिस symptom हो फिलहाल में सकता हुआ है, उसमें इतना टाइम क्या क्या हो सकता है वैसे भी? सिम्टम जल्दी इसलिए जल्दी हार्ट बोलो। बर्न होगा, मतलब हार्ट बर्न होगा जब खाना खाने हेडेक होता आएगा, होगा। क्या क्या होगा? हार्ट बर्न, नोजिया, हाँ ना, हार्ट बर्न, नोजिया और नोजिया, मेंटेन हेडेक, हेडेक, लॉस, वॉमिटिंग भी हो वेट लॉस सकता है। होगा। वेट लॉस, हाँ, एनीमिया, ये ब्लीडिंग होगा, वॉमिटिंग विथ ब्लीडिंग को क्या बोल रहे थे? हिमेटेमेसिस, हाँ हिमेटेमेसिस हेमेटेमेसिस, होगा। हाँ। हाँ वो होगा एनोरेक्सिया आपका। होगा। एनोरेक्सिया बोल चुका है, अब बोलिएगा वंदना। हेडेक। एनोरेक्सिया होगा तो पेशेंट का वेट लॉस हो गया साइन एंड सिम्टम। ठीक है, बस ये मतलब फिलहाल में हुआ है रिया, थोड़ा जल्दी लपेटो, इतना देरी, जल्दी जल्दी करो। एक क्वेश्चन मेरे को साढ़े हो 9 गया। बजा दी। ठीक है चलिए। राइट कंपैरिजन ऑफ duodenal एंड गैस्ट्रिक अल्सर। duodenal और गैस्ट्रिक अल्सर में कंपैरिजन क्या है वो बताते हैं। गैस्ट्रिक और duodenal अल्सर है जो दोनों पेप्टिक अल्सर है, बोथ टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। हाँ, फर्स्ट तो आपको डेफिनेशन से ही पता चल रहा होगा, एक क्या है ड्यूडेनल है और एक गैस्ट्रिक है। दोनों में क्या ड्यूडेनल क्या कंपैरिजन है? होगा? ड्यूडेनल में होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन और में एक होगा आपका गैस्ट्रिक है तो स्टमक के लाइनिंग में होगा। स्टमक तो लाइनिंग फर्स्ट में पॉइंट होगी। वही ऐड कर दीजिए कि ये अल्सर आपका कहाँ होता है, डेट अकर्स इन द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन या तो इन द ड्यूडेनम, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। खुद से भी अपने पॉइंट नाम लिख के, नाम बना के लिख सकते हैं इंग्लिश बना के। और गैस्ट्रिक का लिख दीजिए, in a gastric ulcer the ulcer occurs in the lining of the लाइनिंग ऑफ स्टमक। हो गया। एक डेफिनेशन तो आपका वही हो गया। एक ड्यूडेनम में उसका पार्ट लिख दीजिए कि ड्यूडेनम आपका किस चीज का पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, बस हो गया। एक स्टमक का डाल दीजिए। बाकी और आगे क्या क्या होगा? और ड्यूडेनल अल्सर में और क्या पॉइंट आ सकता है? इसमें वेट गेन कर लेगा। अच्छा आगे का आप बता दीजिए। फर्स्ट पॉइंट तो कॉमन था, सभी लोग को पता था। इंसिडेंस मतलब इसमें एज है जो 30 से 60 में मतलब अकर करता है। ये अगर होता भी है तो 30 से 60 साल के मतलब एज के लोगों में ज्यादातर होता है। मेल फीमेल का रेशियो जो 2:3:1 है, मतलब 2:3:1 है। मेल में 2 या 3 लोगों का होगा और फीमेल में 1 का होगा। 80% ऑफ पेप्टिक अल्सर आर ड्यूडेनल। जो 80% जो पेप्टिक अल्सर है वो ड्यूडेनल में होता है। और इसमें का होगा जो यूजुअली 50 एंड ओवर, मतलब जो 50 और उसके ऊपर के लोगों में होता है गैस्ट्रिक। मेल और फीमेल का रेशियो 1:1 है, मतलब एक मेल में भी होगा और एक फीमेल में भी होगा। मतलब अगर लेते हैं तो ऐसे 15% ऑफ पेप्टिक अल्सर आर गैस्ट्रिक। जो 15% है जो पेप्टिक अल्सर है वो गैस्ट्रिक, मतलब जो 15% है जो गैस्ट्रिक होता है पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक में। पढ़ लो, इतना में से अगर 2-3 क्वेश्चन भी लड़ गया ना 15 मार्क्स का एक, और 5-5 का 2-3, अगर 20-25 मार्क्स का भी लड़ता है तो बहुत है, पास होने भर है। हाइपरसिक्रेशन ऑफ स्टमक एसिड HCl। इसमें हाइपर एसिड का जो स्टमक, मतलब स्टमक का जो एसिड है HCl वो हाइपर सिक्रेशन करता है, मतलब ज्यादा ही सिक्रेट करता है। और इसमें हाइपो सिक्रेशन नॉर्मल होता है स्टमक एसिड। इसमें है वेट गेन, और मतलब इसमें लॉस नहीं होता है, वेट गेन होता है, और इसमें वेट लॉस होता है। ड्यूडेनम अल्सर और ऐसे करके बताओ ना, ड्यूडेनम में अल्सर के साथ हो गया, फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, और इसमें बोलोगी तो फिर वो कंफ्यूजन होगा। फिर है ये ना, ड्यूडेनल में है जो पेन अकर करता है 2 से 3 घंटे में। मतलब अगर खाना हम जब लेते मिल हैं लिया है तो तब उसके बाद खाना के मतलब बाद 2-3 घंटे के बाद पेन अकर करने लगता है। और गैस्ट्रिक में होता है जो वो मतलब हाफ और 1 आवर, मतलब खाना खाने के हाफ और 1 आवर के बाद पेन अकर होने लगता है। इसमें 2 से 3 आवर लगता है ड्यूडेनल में, और गैस्ट्रिक में हाफ और 1 आवर लगता है।
इंजेक्शन ऑफ फूड रिलीव्स पेन। जब ड्यूडेनल में अगर फूड हम लेते हैं तो उससे पेन को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, मतलब पेन थोड़ा कम होता है। और या फिर लेट से कह लो कि ज्यादा देर बहुत टाइम के बाद मतलब अकर करता है, मतलब टाइम थोड़ा इंटरवल अच्छा खासा है। और द इंजेक्शन ऑफ फूड डज नॉट हेल्प समटाइम्स इंक्रीज पेन। और गैस्ट्रिक अल्सर में इंजेक्शन मतलब फूड लेते हैं तो ये हेल्प नहीं करता है हमारे मतलब पेन को रिलीफ करने में, और कहीं तर वो समटाइम वो इंक्रीज कर देता है पेन को। वोमिटिंग अनकॉमन चीज है। वोमिटिंग अनकॉमन है इसमें, मतलब वोमिटिंग होगा तो कोई मतलब ये इसका एक सिम्टम है, वोमिटिंग होना ही होना, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोमिटिंग सॉरी अनकॉमन है इसमें, वोमिटिंग मतलब ऐसे नहीं होता है बट होता है तो फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। वोमिटिंग कॉमन, इसमें वोमिटिंग कॉमन है, इसमें वोमिटिंग होगा ही, मतलब गैस्ट्रिक में वोमिटिंग होगा ही। काउजेस एच पाइलोरी, अल्कोहल, स्मोकिंग, सिरोसिस और स्ट्रेस। और इसका मतलब जो काउज है ड्यूरेनल होने का, एच पाइलोरी है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया, और अल्कोहल अगर अल्कोहल का यूज करेंगे, स्मोकिंग का यूज करेंगे, सिरोसिस और स्ट्रेस के कारण हो जाता है। सारी ड्रग्स यूज करने। और इसमें एच पाइलोरी के वजह से गैस्ट्राइटिस, इसमें गैस्ट्राइटिस भी होगा। अल्कोहल यूज करने से, स्मोकिंग की वजह से, यूज ऑफ NSAID का अगर यूज करते हैं ज्यादा उससे भी होता है। और स्ट्रेस भी, स्ट्रेस की वजह से भी। ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ये था कंपैरिजन बिटवीन ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर। डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मैनेजमेंट गैस्ट्रिक ऑफ अल्सर। पेशेंट विद गैस्ट्रिक अल्सर। द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, वाइटल साइन को एसेस करेंगे, मॉनिटर पेन विद पेन स्केल, पेन को मॉनिटर करेंगे पेन स्केल से। इफ पेशेंट फील पेन देन प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। पूछो कंफर्टेबल पोजीशन कौन सा होता है? बताओ कौन सा होता है, कोई भी बता सकते हो। जब नाम लेके क्या पूछे। देखिए बहुत सारे लोग को बोले हैं कि माइक ऑन करके रखो, तो सब सुन रहा है अभी। वरना तुम ही बताओ कौन सा होता है कंफर्टेबल पोजीशन इसके लिए। सेमी पैरेलल पोजीशन। अच्छा से बोलो, आवाज नहीं निकलता है। सेमी पैरेलल पोजीशन। सेमी के बाद सुनाई नहीं देगा। सेमी क्या बोल रही है, फॉलर या फिर सेमी फॉलर पोजीशन। सेमी फॉलर पोजीशन। असेसमेंट ऑफ द पेशेंट फूड इनटेक एंड फूड हैबिट्स, मतलब पेशेंट का फूड इनटेक और फूड हैबिट्स को, कि मतलब किस तरीके का वो खाना खा रहा है या फिर स्पाइसी फूड तो नहीं खाता है, ये सब को असेसमेंट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। डिफाइन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब कंजेशन फेलियर हुआ। कंजेशन में जानते हो क्या होता है? जाम। वो किस टाइप का जाम जो लगता है। जाम कंजेशन। जाम या कंजेशन करने का मतलब ना जगह कम रहने के वजह से। हम लोग जैसे नहीं कहीं पे बैठते उठते हैं तो नहीं हम लोग बोलते हैं कंजस्टेड फील हो रहा है, जगह कम रहता है तो बैठने का या खड़ा भी होने का अगर जगह नहीं रहता है तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना कंजेस्टेड।
वही है कंजेशन। जैसे वही है, हार्ट को जो है जितना पंपिंग ब्लड का होना चाहिए उतने का उसको जगह नहीं मिल रहा, वो भी अपना कंजस्टेड में हो गया है, जिसके वजह से आपका लगातार वो होने के वजह से हार्ट जो है फेल कर जाता है। वही है आपका कंजस्टिव हार्ट फेलुअर। यहाँ देखिए दिया है आपका कंजस्टिव हार्ट फेलुअर को अदर नाम हम लोग और क्या बोलते हैं, CCF भी बोलते हैं। CCF और CHF दोनों सेम है, समझ में आ रहा है ना। CCF होता है आपका कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर, कार्डियक फेलुअर बोलिए या हार्ट फेलुअर बोलिए, वो था सेम। क्वेश्चन में CCF भी कभी कभी दिया हुआ रहता है, मेडिकल तो वो नेम हो आपको जाता यही है लिखना है। CCF। तो CHF देखिए दिया है, CHF इज द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट देयर नीड्स ऑफ टिश्यू ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी आपका CHF में क्या होता है, हार्ट जो है इनएबल होता है, हार्ट जितना अमाउंट में ब्लड उसको सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए उतना में वो नहीं दे पाता है, ब्लड का कमी हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसके जितने सराउंडिंग में जो टिश्यू है उसको क्या हो जाता है, कमी हो जाता है ना उसमें न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का, क्योंकि ब्लड ही सप्लाई कम हो रहा है। ब्लड आपका क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। तो ब्लड सप्लाई कम होने के वजह से वहां पर के सराउंडिंग टिश्यूज में कम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा। आगे का बताइए रिया, एक पॉइंट बता चुके हैं हम। कहाँ तक बता, न्यूट्रिशन तक दी। हाँ बस न्यूट्रिएंट। इज मिसलीडिंग because it indicates the patient must एक्सपीरियंस पल्मोनरी और क्या लिखा, पेरिफेरियल। जो वंदना और बताई, पेरिफेरल हाँ। congestion to have HF। क्या वंदना जब भी बताई तो वो सही पोजीशन बताई मैम, पेप्टिक अल्सर में। सेप्टिक अल्सर वो सेमी फॉलस पोजीशन बताई थी ना, हाँ आदि सब हाँ में हाँ मिला है। लेकिन सेमी फॉलस नहीं देते हैं। लैटरल पोजीशन, लैटरल पोजीशन देते हैं, वो तो आपका लंग्स का पोजीशन है सेमी फॉलस। जैसे उसमें आता है कि वो जो सुपाइन पोजीशन जो हो गया ना, वही सुपाइन है, फिर प्रोन है। लैटरल, लैटरल लेफ्ट लैटरल या ये राइट एक साइडेड जो हम लोग सोते हैं वो। लोकेशन के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। सिम्स, लोकेशन के जैसे according भी दे सिम्स सकते हैं। वगैरह आता है, इसमें लेफ्ट साइड करके रोहित रहता तुम क्वेश्चन किया था ना, है। काउंटर क्वेश्चन करने से पहले आंसर रखा करो। अरे हमको लगा कि हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया, तो हमको फिर लग रहा है कि नहीं ये जो प्रोसीजर है जो ये बता रही है ये एक्चुअल में ये हो गया तुम्हारा क्या। ब्रीथिंग का बता रही है, अभी से ब्रीथिंग चल रहा है ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज का बता रही थी। हाँ बोल तो लंग्स का कोई भी कंडीशन रहेगा ना तो उसमें लोग सेमी फॉलस पोजीशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है रिया, हार्ट बंद इसमें तो उस दिन हुआ ही था। ठीक है बताइए आगे। CHF is misleading because it indicates the patient must experience pulmonary or peripheral congestion to have HF। ये हमको भी कुछ समझ में नहीं आया, हम बुक में से उतार दिए थे। देख लो बुक में इतना फालतू क्यों लिख रहे हो, ये न्यूट्रिएंट्स तक तो सही है आपका, तो फिर इतना लिखने का क्या जरूरत है। मिसलीडिंग बिकॉज इट इंडिकेट दैट पेशेंट मस्ट एक्सपीरियंस पल्मोनरी और पेरिफेरल वही कंजेशन। हम 2 नंबर का नहीं देखे तो हमको लगा थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, तो हम देख सोचे रहे हो लिख देते। इतना इतना कितना फालतू, हमको तो लगता है सारा आपका कोई सही है ही नहीं है। द साइन एंड सिम्टम भी लिखिए यहाँ पे, दिस साइन एंड सिम्टम रिजल्ट्स। ऐसे 2 नंबर का था ना, उतना बता दिए, छोड़ देते हैं। तो और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में 1-2 पॉइंट और ऐड करो। ये तो सिर्फ आपका हो गया ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और क्या होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। अभी तक तुम लोग हार्ट का नहीं पढ़े हो ना। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपका डायरेक्टली हार्ट फेल नहीं होता है। हार्ट फेल होने के पहले आपका ये मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, चेस्ट पेन, साइन एंड सिम्टम ऐड कर सकते हो कि साइन एंड सिम्टम आपका क्या क्या होगा इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर।
और क्या क्या होगा रोहित? क्या दी? और क्या क्या होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में? डिफाइन करो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को। इसमें मायोकार्डियल डिसफंक्शन तो इज आप मोस्ट बताएं ऑफ्टन कॉज हो गया। न्यूट्रिएंट का इलेक्ट्रोलाइट वो सब भी तो इसी में आ जाएगा। सारा आ जाएगा इसी में। पूछिए रोहित से कौन कौन सा था। वही तो पूछ रहे हैं इसको। रोहित और अदर को सृष्टि है, सृष्टि भी बताएगी ना, क्लास वो भी की है। सृष्टि तो हमको लगता है स्टार्टिंग में ही लीव की है। जी इसमें क्या मतलब बोले ये डिफाइन करो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को। क्वेश्चन में आपको दिया डिफाइन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मतलब इसमें यही होता है कि जो हार्ट होता है वो अच्छे से पंप नहीं करता है। पंप नहीं करेगा तो क्या होगा? आगे का भी तो बताओ। पंप नहीं करेगा तो क्या होगा? एडुकेट हो जाएगा। क्या एडुकेट पूरा बोलेगा? एक एक वर्ड बोलेगा? अरे सिंपल तो लिखा हुआ है, पढ़ के हिंदी में बता दो तो इंग्लिश में समझा। कहाँ पे? अगर ब्लड नहीं मिलेगा सेल टिश्यू को तो क्या होगा? डैमेज हो जाए। डैमेज अच्छा, कोई डैमेज और तो हो बताओ। जाएगा, क्या नहीं मिल रहा है? कुछ बोला? ब्लड आपका क्या सप्लाई करता है? ब्लड ऑक्सीजन। ब्लड ही सप्लाई हाँ करता है। कुछ ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है हर जगह, तभी ना कि जितना भी सिस्टम है, जितना भी सेल टिश्यू है, सब जगह आपका ब्लड सप्लाई है, क्योंकि वही न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, उसी की वजह से सारा सेल्स जो है उसका ग्रोथ हो रहा है। आप हाँ